क्वेश्चन ये आप लोगों का बच्चों रीडिंग होता है, जिसमें कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब क्या कह रहा है, वी बिकेम कॉन्शियस, हम जागरूक हुए, ऑफ आवर वीकनेस, अपनी कमजोरी के बारे में, द मोमेंट, उस क्षण, हमें उस क्षण अपनी कमजोरी के बारे में ज्ञात हुआ। वी आर प्लेस्ड इन सम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, जबकि हम कुछ जिम्मेदारी पूर्ण स्थिति में थे, रखे गए हैं। वी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, वी देन ट्राई, तब हम प्रयास करते हैं, टू प्रूव इक्वल मतलब बराबरी को सिद्ध करने के लिए, टू द टास्क कार्य के, तब हम अपने कार्य के, अपने लक्ष्य के बराबरी को सिद्ध करने के लिए प्रयास करते हैं। इफ़ वी आर एवर टेम्पटेड टू गो एस्ट्रे, यदि वी आर एवर, हम कभी भी, टेम्पटेड मतलब प्रलोभित होते हैं, टू गो एस्ट्रे मतलब पथभ्रष्ट होने से, अपने मार्ग से भटकने के बारे में जब भी कभी हम प्रलोभित होते हैं, इट इज़ दिस थाट, ये वही विचार है, व्हिच प्रिवेंट्स अस, जो हमें डूइंग सो, जो हमें ऐसा करने से रोक देता है। जब हम अपने जिम्मेदारियों को समझते हैं और कभी अपने मार्ग से भटकने के लिए कोई लालच बनता है, तो ये वही विचार है जब वो हमें ऐसा करने से रोक देता है। डज द एडिटर एवर केयर टू वे हिज वर्ड्स, क्या संपादक कभी अपने शब्दों को वजन को ध्यान देता है। When he launches his fiery denunciation day in and day out against the government, जब वह अपने कठोर शब्दों को पूरे दिन में, पूरे रात यानी दिनों रात सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत करता है, तो क्या वो कभी अपने शब्दों के वजन को देखता है। बट लेट हिम हैव ए सीट इन द कैबिनेट, लेकिन उसे अपने कमरे में एक सीट दे दो। नो वन इज सो थाटफुल, तो कोई भी उतना अधिक विचारपूर्ण नहीं होगा, सो बुद्धिमान, उतना बुद्धिमान नहीं होगा, सो फार साइटेड, इतना दूरदर्शी नहीं होगा, एज ही, जितना कि वह होता है। मतलब हमेशा वो नहीं होगा, लेकिन जब उसे जिम्मेदारी दे दो, उसे संपादक बना दो, कैबिनेट में बिठा दो, तो वह अपने शब्दों के प्रति बहुत अधिक विचारपूर्ण, बुद्धिमान और दूरदर्शी हो जाएगा। आर टेक द केस ऑफ ये यंग मैन, या फिर एक युवा व्यक्ति का मामला ले लो। हाउ रेकलेस एंड इरिस्पॉन्सिबल ही इज, वह कितना अधिक लापरवाह और कितना भद्दा होता है, यानी कि कह सकते हैं असभ्य होता है। रेकलेस मतलब असभ्य। बट लेट हिम मैरी, लेकिन उसकी शादी हो जाने दो, एंड हैव चिल्ड्रन, और उसके पास बच्चे होने दो। द सेम विल्ड यूथ इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए सॉबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, ठीक वही जंगली युवा अब एक सिसकियाँ लेने वाला, अर्थात अपने दुखों को समझने वाला और एक गंभीर घरेलू का, घर का जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति बन जाता है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन है बच्चों। पहला प्रश्न इसमें से कह रहा है, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज, लेखक इस पैसेज के माध्यम से क्या समझाना चाहता है। तो भैया क्या बताना चाहता है, द राइटर वांट्स टू कन्वे, लेखक समझाना चाहता है, दैट पीपुल टेंड टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, कि लोग अधिक जिम्मेदारी पूर्ण बन जाते हैं, एंड थाटफुल, और विचारपूर्ण बन जाते हैं, व्हेन दे आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जब उन्हें जिम्मेदारियां दी जाती हैं, आर फेस चैलेंजेस, या फिर चुनौतियों का सामना करते हैं। क्या कहा कि लेखक इस पैसेज के माध्यम से समझाना चाहता है कि लोग बहुत अधिक जिम्मेदार और विचारपूर्ण बन जाते हैं जब उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती है या उन्हें चुनौतियों का सामना करना होता है। अब इसी में बी वाला में पूछ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन, इस भाव का क्या अर्थ है, टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, मतलब कार्य के समान सिद्ध करने का। तो बच्चों, टू प्रूव इक्वल टू द टास्क मीन्स, जो कह सकते हैं कि कार्य के बराबर सिद्ध करने का अर्थ होता है, टू शो दैट वन इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कोई भी एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम होता है, आर जॉब असाइंड, या उसे दिए गए कार्यों को वो संभालने में सक्षम बनने का प्रयास करता है। फिर इसमें और क्या कह रहा है, तो इसमें और कह रहा है, व्हाट चेंजेस ए रेकलेस यूथ, एक असभ्य युवा में
कौन सी परिवर्तन होते हैं इनटू ये सॉबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, मतलब एक कह सकते हैं कि असभ्य युवा को एक जिम्मेदार और गंभीर घरेलू व्यक्ति बनाने में कौन जिम्मेदार होता है, कौन परिवर्तन करता है। तो मैरिज एंड हैविंग चिल्ड्रन, मतलब विवाह और बच्चे हो जाने से चेंज ए रेकलेस यूथ इनटू ए सॉबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, उसे एक असभ्य युवा को एक गंभीर और जिम्मेदार घरेलू व्यक्ति बनाने में परिवर्तन लाता है। अगला कह रहा है बच्चों इसमें कि व्हाट चेंज डू यू फाइंड इन द एडिटर, आप एक संपादक में क्या परिवर्तन पाते हैं। व्हेन वंस ही गेट्स ए सीट इन द कैबिनेट, जब वह कमरे में एक अपना सीट पा जाता है अर्थात अधिकार पा जाता है। तो द एडिटर बिकम्स मोर थाटफुल वाइज एंड फार साइटेड, मतलब वह एक संपादक अधिक विचारपूर्ण, बुद्धिमान और दूरदर्शी हो जाता है, बन जाता है। व्हेन ही गेट्स ये सीट इन द कैबिनेट, जब वह कमरे में एक सीट को प्राप्त करता है। अगला इसमें से कह रहा है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल शब्द का, जिम्मेदार शब्द का विलोम क्या है इस पैसेज में। तो रेकलेस है, मतलब लापरवाह है। क्या है बच्चों, लापरवाह है। एक एक नंबर का होगा ई वाले में। तो अब अगला कह रहा है व्हाट डज द वर्ड टू गो अस्ट्रे मीन इन द पैसेज, टू गो अस्ट्रे शब्द का अर्थ पैसेज में क्या है। तो भैया टू डू समथिंग रॉन्ग, मतलब कुछ गलत करना, और मेक ए मिस्टेक, या कोई गलती कर देना, इसका अर्थ क्या होता है, अर्थात अपने मार्ग से भटक जाना। मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया है, आप उस काम को छोड़ करके कुछ और कर रहे हैं, तो क्या है, आप अपने मार्ग से भटक चुके हैं। फिर अगला कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एवार ऑफ, इस पैसेज में एवार ऑफ मतलब सचेत होना या कोई चीज़ जानकारी प्राप्त करने का अर्थ कौन सा शब्द है। तो कॉन्शियस है, कॉन्शियस मतलब जागरूक होना, ये आप लोगों का है। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर और लाइक करते रहिए, और चलते हैं हम लोग सेक्शन बी पर। सेक्शन बी कह रहा है राइटिंग सेक्शन है, जिसमें कह रहा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, मतलब नीचे दिए गए विषय वस्तुओं में से किसी एक पर आप 100 से 150 शब्दों में एक निबंध लिखिए, लेख लिखिए। जिसमें क्या कह रहा है बच्चों, अर्ली राइजिंग है, अर्ली राइजिंग मतलब जल्दी जागना। हेल्थ इज़ वेल्थ मतलब स्वास्थ्य ही धन है। और योर प्लान फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए आपकी योजना। इसमें से आपको किसी एक पर लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। और हेल्थ इज़ वेल्थ में क्या है, हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य एक वास्तविक धन है। दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग, जो जीवन को कैसा बनाता है, एक बहुमूल्य रहने योग्य बनाता है। ए हेल्थी बॉडी एंड माइंड आर इसेंशियल फॉर अचीविंग आवर गोल्स एंड ड्रीम्स। ए हेल्थी बॉडी मतलब एक स्वस्थ शरीर, एंड माइंड और दिमाग यानी मन, एक स्वस्थ शरीर और मन हमें हमारे लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण। गुड हेल्थ मतलब अच्छा स्वास्थ्य। इनेबल अस टू वर्क हमें कार्य करने के सक्षम बनाता है। प्ले मतलब खेलने, एंड एंजॉय लाइफ और जीवन का आनंद लेने के लिए टू द फुलेस्ट पूरी तरीके से। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि एक अच्छा स्वास्थ्य यानी अच्छा स्वास्थ्य हमें कार्य करने, खेलने और जीवन का पूरी तरीके से आनंद लेने में सक्षम बनाता है। विदाउट हेल्थ बिना स्वास्थ्य के, वेल्थ एंड मटेरियल पोजीशन मतलब कि धन और पदार्थों की जो संपत्ति है आर मीनिंगलेस अर्थहीन है, बेकार है। ए हेल्थी लाइफ स्टाइल मतलब एक स्वस्थ जीवन के तरीका में इंक्लूड्स ए बैलेंस डाइट, एक मतलब संतुलित आहार, बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार सम्मिलित होता है। रेगुलर एक्सरसाइज नियमित व्यायाम होता है। एंड एडक्वेट स्लीप, एडक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, और पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। क्या कहे कि एक स्वस्थ तरीके से जीवन जीने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। दीज हैबिट्स बूस्ट अवर एनर्जी, मतलब ये आदतें हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं।
इम्प्रूव आवर मूड, हमारे भावों को सुधारते हैं, हमारे विचारों को सुधारते हैं। एंड इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी, और हमारी उत्पादकता को बढ़ा देते हैं। मोर ओवर, इससे भी अधिक, हेल्थ इज ए प्रीसियस गिफ्ट, स्वास्थ्य एक बहुमूल्य उपहार है। दैट वी शुड चेरिश एंड प्रायोरिटाइज, जिसे हमें पोषित करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए और इसको प्राथमिकता देते रहना चाहिए। लेट अस मेक हेल्थी चॉइसेस, आओ हम स्वस्थ चुनाव करें। एंड टेक केयर ऑफ आवर बॉडीज, और अपने शरीर का ध्यान रखें। आफ्टर ऑल, अंततः, हेल्थ इज़ द फाउंडेशन ऑफ ए हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ, मतलब स्वास्थ्य एक खुशहाल और प्रसन्नचित यानी भरपूर जीवन का आधार है। टेक स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे कदम लीजिए। टुडे मतलब आज, टुवर्ड्स ए हेल्थियर टुमारो, एक स्वस्थ कल के लिए, मतलब आज एक स्वस्थ कल के लिए आज ही छोटे छोटे कदम उठाइए। टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली, आप किसी भी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में होने वाली कमियों के बारे में अवगत कराते हुए। अथवा देखिए, उसको मैं कई बार करा चुका हूँ, 2 बार शायद हो चुका है, इसलिए आपको ये वाला करवाएंगे। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, आप अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज करिकुलर एक्टिविटीज़ एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब नियमित अंतरालों पर कुछ अतिरिक्त क्रियाकलापों को कराने का निवेदन करते हुए उनसे एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो चलिए लिख देते हैं। टू द प्रिंसिपल, मतलब सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली। सर, श्रीमान जी, अब देखिए सब्जेक्ट इसमें लिखना होगा। तो सब्जेक्ट में क्या है बच्चों? सब्जेक्ट में है रिक्वेस्टिंग द प्रिंसिपल टू अरेंज द इवनिंग गेम्स, मतलब शाम की खेल की, जैसे शाम का खेल भी तो अतिरिक्त दिनचर्या है पाठचर्या से। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, अत्यधिक निवेदन के साथ मैं कहता हूँ, दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 12th बी आर ईगर टू प्ले फुटबॉल, कि कक्षा 12 बी के अधिकांश बच्चे फुटबॉल एंड हॉकी और हॉकी खेलने के लिए बहुत अधिक उत्सुक हैं। बट देयर इज़ नो अरेंजमेंट इन द कॉलेज, लेकिन कॉलेज में इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, योर गुड सेल्फ, आपकी अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए, टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स फॉर प्रैक्टिस मतलब अभ्यास के लिए नियमित शाम के खेलों की व्यवस्था करने का मैं आपसे निवेदन करता हूँ। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं बहुत आभारी रहूँगा। योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी, यहाँ पर नाम नहीं लिखना है, क्लास लिख देना है, और इसके बाद में डेट आप परीक्षा वाली डालेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ से सेक्शन सी शुरू हो जाता है, ग्रामर का। और ग्रामर का क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें क्या कह रहा है बच्चों? 1 हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, कोई भी जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? थीस्ट कहेंगे, या डिवोटी कहेंगे, या फिर वर्शिपर कहेंगे, या एथीस्ट कहेंगे? तो थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? आस्तिक होता है, यानी जो ईश्वर में विश्वास करने वाला हो। डिवोटी का मतलब होता है भक्त, और अगर हम बात करें वर्शिपर का तो इसका अर्थ होता है पुजारी, और एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। और यही आपका सही उत्तर है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहा जाता है। अगला कह रहा है द फ्रेज नेट अपॉन मीन्स, नेट अपॉन मीन्स क्या होता है? नेट नहीं, यहाँ पर सेट होना चाहिए, सेट अपॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? सेट अपॉन। तो सेट अपॉन का अर्थ क्या होगा? टू वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना, या टू कॉन्डक्ट मतलब कोई आचरण करना, या टू एडवाइज मतलब कोई सुझाव देना, या फिर टू फॉलो सजेशंस मतलब सुझाव का अनुसरण करना। तो सही क्या होगा? टू फॉलो सजेशन मतलब किसी के अनुसार कार्य करना, सुझाव का पालन करना। तो आपका चौथा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा।
सी नंबर में कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी इज, कंट्रोवर्सी यानी कि विरोधाभास का समानार्थी क्या है? फाइट है, या फिर एग्रीमेंट है, या फिर डिस्प्यूट है, या फिर रिजोल्यूशन है। तो विरोधाभास में झगड़ा हो जाता है बच्चों, मारपीट वाली स्थिति नहीं आती है, लेकिन डिस्प्यूट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले में कह रहा है द एंटोनिम ऑफ बेटर इज, बेटर क्या है? तो गुड का, बेटर क्या है? तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री है। अब वर्स जो है या बैड है या वर्स्ट है या फिर गुड है, तो गुड तो होगा नहीं। वर्स्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, बैड पॉजिटिव डिग्री है, और हमें कंपैरेटिव चाहिए तो वर्स हो जाएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है सरदार पटेल, सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल भारत के महान व्यक्तियों में से एक थे। इसमें वाज, अब इसमें करना क्या है? व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, इस वाक्य में कौन से शब्द में एक गलती है? वाज में गलती है, या फिर मैन में गलती है, या फिर ग्रेटेस्ट में गलती है, या फिर वन में गलती है? तो देखिए मैन नहीं यहाँ होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? मैन होना चाहिए। महान व्यक्तियों में से एक थे, तो इसलिए आपका एरर कहाँ पर है? तो मैन में है। अगला चलते हैं बच्चों, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 शुरू होता है। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से इस क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। 5 ये कह रहा है चेंज एनीवन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आप किसी भी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। जिसमें कह रहे हैं सीता सेड टू रीता, सीता ने रीता से कहा आर यू वेल, क्या तुम ठीक हो? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया तो क्या करेंगे? सीता। अब सेड टू को इसमें प्रश्न है तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? आस्क्ड कर देंगे, रीता कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए कंजक्शन इफ़ या वेदर लगाएंगे, तो इफ़ लगा लिए। यू की चेंजिंग होगी रीता से, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आर बदल जाएगा वाज में, क्योंकि ये आपका पास्ट टेंस में है, तो वाज वेल। सीता आस्क्ड रीता इफ सी वाज वेल। अगला कह रहा है द शॉपकीपर सेड टू मी, दुकानदार ने मुझसे कहा डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, मेरी दुकान के सामने मत खड़े हो। तो क्या करेंगे बच्चों? द शॉपकीपर मतलब दुकानदार ने मेरे दुकान के सामने मत खड़े हो, ये आपका है इम्परेटिव सेंटेंस में और मना कर रहा है। तो द शॉपकीपर फॉरवेड मी, दुकानदार ने मुझे मना किया टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दिस हिज शॉप, अपनी दुकान के सामने खड़े होने से। दुकानदार ने मुझे अपनी दुकान के सामने खड़े होने से। लिखिए अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी विलेज और टाउन, मतलब अपने शहर गांव या कस्बे के बारे में, वहाँ पर जो सफाई साफ सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में निबंध लिखिए, मतलब पत्र लिखिए। चलिए लिख देते हैं। तो पत्र इधर से लिखा जाता है 256 गोमती नगर, ये आपका पता होता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। डेट यहीं पर डाला जाता है 31/10/2025, जो कि आज का डेट है। आप किसी भी दिन ऐसे मतलब जिस डेट में लिखेंगे वही डालेंगे। फिर किसे लिख रहे हैं? तो टू द एडिटर, अमर उजाला लखनऊ। इसके बाद में सब्जेक्ट में है कंसर्न अबाउट क्लीनलीनेस इन आवर टाउन, हमारे शहर में, हमारे कस्बे में जो सफाई की चिंता है उसके बारे में। अब देखते हैं डियर सर या मैडम, मतलब प्रिय श्रीमान जी या श्रीमती जी। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न, मैं अपनी इस गहरी चिंता को प्रकट करने के लिए लिख रहा हूँ अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ आवर टाउन, अपने कस्बे के, अपने शहर के स्वच्छता के बारे में। डिस्पाइट द इफ़र्ट्स ऑफ द लोकल अथॉरिटीज़, मतलब लोक स्थानीय अधिकारियों के प्रयास के बावजूद भी आवर टाउन इज़ फेसिंग ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल, हमारा जो शहर है ये कूड़े के निदान का एक बहुत बड़ी समस्या, गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। एंड क्लीनलीनेस, और साफ़ सफाई का सामना कर रहा है, गंभीर समस्या का। द स्ट्रीट्स आर ऑफन लिटर्ड विद गार्बेज, गलियाँ अक्सर कूड़े से भरी होती हैं। एंड द ड्रेन्स आर क्लॉग्ड, और नालियाँ अवरुद्ध होती हैं। विच क्रिएट्स एन अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट, जो एक बहुत ही बदबूदार वातावरण का निर्माण करते हैं। द रेसिडेंट्स ऑफ आवर टाउन, हमारे कस्बे के जो निवासी हैं, आर सफरिंग फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ड्यू टू द पुअर क्लीनलीनेस, मतलब कह सकते हैं कि बहुत कमज़ोर साफ़ सफाई के कारण। द सिचुएशन इज़ बिकमिंग वर्स डे बाई डे, ये परिस्थिति दिन प्रतिदिन बुरी होती जा रही है। एंड इट इज़ हाई टाइम,
और ये बहुत उच्च समय है, दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन, जिसमें अधिकारीगण एक तत्काल प्रभाव से क्रिया करें, टू एड्रेस दिस इशू, इस समस्या से संबंधित। आई रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, मैं संबंधित अधिकारियों से निवेदन करता हूँ, टू टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ कदम उठाने के लिए। कौन कौन से कदम है भैया? रेगुलर क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स, मतलब नालियाँ और गलियों की नियमित साफ सफाई। प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, उचित कह सकते हैं एक उचित कूड़ा निदान की व्यवस्था या प्रथा। अवेयरनेस कैंपेन्स टू एजुकेट पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, मतलब जागरूकता, जो लोग हैं शिक्षित लोगों के लिए एक स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता अभियान। और स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज, उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही, हु लिटर द स्ट्रीट्स, जो गलियों को गंदा करें। अब देखिए इसके बाद में क्या कह रहे हैं, आई होप, मैं आशा करता हूँ, दैट द अथॉरिटीज़ विल टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस इशू, कि इस समस्या से संबंधित जो अधिकारी लोग हैं वो कोई तत्काल प्रभाव का क्रिया करेंगे। आई वुड अप्रिसिएट इट, मैं इसकी प्रशंसा करूँगा, इफ़ यू कुड पब्लिश माई लेटर इन योर इस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यदि आप अपने इस प्रसिद्ध समाचार पत्र में मेरे इस पत्र को संपादित करेंगे, टू ब्रिंग अटेंशन टू दिस मैटर, इस मामले पर ध्यान आकर्षित करने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, आपके समय और विचार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सिंसियरली, मतलब भवदीय XXX आप यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद में बच्चों अथवा क्या कह रहा है, तो अथवा कह रहे हैं राइट ये लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू टैकल द ग्रीन फ्लूड सिचुएशन इन योर सिटी, टाउन और विलेज, अपने शहर, गांव या कस्बे में आप जो ग्रीन फ्लूड अर्थात अनाजों की जो बर्बादी हो रही है उससे संबंधित ग्रामर वाला सेक्शन। ग्रामर वाले सेक्शन में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, किसी नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक पैसेज का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन है दैट व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड इन कॉल्ड, वह चीज़ जिसे बदला नहीं जा सकता, जो सही नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? इनकरेक्टिबल कहेंगे या इनकरेक्टेबल कहेंगे या इनकरेक्टेड कहेंगे या इनकरेजिबल कहेंगे? तो क्या कहेंगे बच्चों, उसे इनकरेजिबल कहेंगे, जिसे बदला नहीं जा सकता अर्थात ना सुधारने योग्य। बी नंबर कह रहा है द फ्रेज ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स, मतलब जो वाक्यांश है कि बोन ऑफ कंटेंशन, इसका अर्थ क्या होता है? क्वेरल्सम मतलब झगड़ालू, या विद ये रीज़न यानी एक कारण के साथ, तर्क के साथ, या रीज़न ऑफ क्वेरल अर्थात झगड़े का कारण, या फिर ए डिस्टर्बिंग मैन मतलब एक परेशान करने वाला व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा बच्चों, रीज़न ऑफ क्वेरल हो जाएगा, यानी झगड़े का एक कारण। इसके बाद में देखते हैं सी नंबर, तो सी नंबर क्या कह रहा है, द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक इज, फ्रैंक का सिनोनिम्स क्या होगा? फूलिश होगा, यानी मूर्ख, या सेमलेस होगा अर्थात बेशर्म, या वाइड स्पोकन जो विस्तृत बोलने वाला हो, या कैंडिड मतलब स्पष्टवादी। तो बच्चों फ्रैंक मतलब क्या होता है, जो बहुत स्पष्टवादी होता है, और कैंडिड मतलब भी क्या होता है, तो स्पष्टवादी ही होता है। डी नंबर क्या कह रहा है, तो डी नंबर कह रहा है द एंटोनिम ऑफ एनिशियंट इज, एनिशियंट का विपरीत क्या है, विलोम क्या है? ओल्ड होगा यानी पुराना, या एसेंट होगा, या डिसेंट होगा, या मॉडर्न। तो एनिशियंट मतलब होता है प्राचीन, और मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। तो क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर ई नंबर कह रहा है, ई नंबर पर क्या कह रहा है, ऑलवेज स्पीक ये ट्रुथ, मतलब सदैव एक सत्य बोलो। व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस वाक्य में कौन से शब्द में गलती है? ऑलवेज में, या स्पीक में, या फिर ए में, या ट्रुथ में? ऑलवेज भी सही है, स्पीक भी सही है, ट्रुथ भी सही है, लेकिन यहाँ ए नहीं, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। लाइक और शेयर कर दीजिए, और देखिए क्या कह रहा है 5 का ये,
कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, किसी भी एक को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दीजिए। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, ऑल मेन आर मॉर्टल, सभी पुरुष क्या हैं, सभी पुरुष नश्वर हैं। अब इसमें बच्चों ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये क्या है, ये आपका सार्वभौमिक सत्य है, तो इसलिए हो जाएगा द टीचर सेड दैट ऑल मेन आर मॉर्टल, अध्यापक ने कहा कि सभी छात्र नश्वर हैं। अब इसके बाद में चलते हैं दूसरा कह रहा है सीता से, सीता कहती है आई शैल डू इट, मैं इसे करूँगी। तो देखिए रीता सेज दैट सी विल डू इट, रीता कहती है कि वह इसे करेगी। इसके बाद में बी नंबर पर क्या कह रहा है, तो बी नंबर कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, नीचे दिए गए किसी भी एक वाक्य को आप निर्देश के अनुसार जोड़िए। कह रहा है यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, आर यू विल नॉट सक्सीड, या फिर तुम सफल नहीं होगे, इसको सिंपल में बदलना है। तो कह रहे हैं यू मस्ट वर्क हार्ड टू अवॉइड फेलियर, आपको असफलता से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। दूसरा इसमें कह रहा है ही सर्टेन ऑफ, दूसरा इसमें कह रहा है कि ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र की मदद करने के लिए कुशल है। कम्प्लेक्स सेंटेंस में इसे बदलना है, तो ही सर्टेन दैट ही विल एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, उसे विश्वास है कि वह अपने मित्र की मदद कर सकेगा। सी नंबर कह रहा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, नीचे दिए गए किसी भी एक वाक्य को आप निर्देश के अनुसार बदल दीजिए। कह रहे हैं सी इज़ राइटिंग ए लेटर टू हर फ्रेंड, हर फादर, वह अपने पिताजी को एक पत्र लिख रही है। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाई हर टू हर फादर, उसके द्वारा उसके पिता को एक पत्र लिखा जा रहा है। अथवा दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ पर करें श्याम इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, श्याम क्लास में अन्य किसी भी लड़के से अधिक लंबा है, इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। तो क्या कर देंगे कि श्याम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, देखिए सुपरलेटिव में एनी अदर हट जाता है, इस और देन भी हटेगा, तो टॉलर का टॉलेस्ट हो जाएगा, बाकी पूरा लिख दिया जाएगा। डी नंबर कह रहा है बच्चों, डी वाला कह रहा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए किसी भी एक वाक्य को आप क्या कीजिए, सही कीजिए। माई फ्रेंड रामू इज़ जूनियर देन मी, मेरा मित्र रामू मुझसे छोटा है। तो यहाँ देखिए जब जूनियर यानी IOR हो तो वहाँ देन के जगह पर टू हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड रामू इज़ जूनियर टू मी। अब इसके बाद में देखते हैं दूसरा नंबर कह रहा है डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, मतलब डियर्स अर्थात हिरण जंगल में चर रहे हैं। अब कह रहे हैं डियर आर, तो बच्चों जैसे फिश है, क्या क्या है, फिश है, सीप है और डियर है, ये तीन एक वचन और बहुवचन एक समान होते हैं, तो डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट सही हो जाएगा। ई नंबर कह रहा है कि यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर आउन सेंटेंस, आप नीचे दिए गए किसी भी शब्द जोड़े को अपने खुद के वाक्य में जोड़िए। टू मेक द डिफरेंसेस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, उनके अर्थों में स्पष्ट भिन्नता बनाते हुए। अब देखो यहाँ पर क्या कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, दोनों कॉम्प्लीमेंट लिखा है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। पहले कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है कि हाँ, पहले कॉम्प्लीमेंट का जो अर्थ होता है बच्चों उसका होता है पूरक, यानी कह दिए कि द न्यू कर्टेन्स आर ए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू द रूम्स डेकोरेशन, कमरे की सजावट के लिए जो नए पर्दे हैं बहुत अच्छे पूरक हैं। और सी पेड हिम ए कॉम्प्लीमेंट ऑन हिज एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, उसने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए, शानदार प्रदर्शन के लिए उसे एक इनाम दिया, यानी इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब रिवार्ड होता है। दूसरे में दूसरा जोड़ा कह रहा है बी बर्थ और बर्थ, तो यहाँ क्या कह रहा है सी गेव बर्थ टू ए हेल्थी बेबी बॉय, उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। अब द शिप शिप कहाँ से आ गया, हाँ फिर द शिप पुल्ड इनटू इट्स बर्थ एट द डक, शिप में इस जहाज़ को, इसके जो सीट थी इसको इसके डक पर लेकर के आया गया, अर्थात इसके केंद्र पर लाया गया। तो एक सीट, एक BIRTH बर्थ का मतलब होता है जन्म और BERTH बर्थ का मतलब होता है सीट। अब यहाँ पर कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए बच्चों। 6 नंबर कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश,
नीचे दिए गए पैसेज को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। चलिए देख लेते हैं, मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है। तो क्या कहा गया, हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद। भैया मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता है। अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है। अधिकाधिक लोगों के लिए ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव रीड हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स। अधिकांश लोगों ने उनकी कहानियों और उपन्यासों को पढ़ा है। इसके बाद में क्या है, उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं, हिज स्टोरीज़ एंड नॉवेल्स रिफ्लेक्ट मतलब झलक देते हैं द लाइफ ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़, मतलब गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों का, लिविंग इन विलेजेस गाँव में रहने वाले लोगों का। फिर क्या कह रहे हैं, उन्होंने गांव, रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयां, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। तो भैया क्या करेंगे, ही ही हैज़ रिटन ओपनली अबाउट विलेजेस, कस्टम्स, सोशल इविल्स, द ऑपरेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड सुपरस्टिशंस, मतलब अंधविश्वास। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो ही हैज़ प्रूव्ड दैट लिटरेचर इज़ ए मिरर ऑफ सोसाइटी। इस प्रकार से सेक्शन सी तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए पैसेज को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। क्या है, भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। तो क्या हो जाएगा भैया, द रिलेशनशिप बिटवीन हंगर एंड ह्यूमंस इज़ इनेट। इनेट मतलब जन्म से होना, यानी जिसको अलग नहीं किया जा सकता है। जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। तो क्या हो जाएगा भैया, ए पर्सन इज़ बॉर्न विद हंगर। क्या होगा, ए पर्सन इज़ बॉर्न मतलब एक व्यक्ति पैदा होता है, विथ हंगर मतलब भूख के साथ। भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है। तो क्या हो जाएगा, हंगर इज प्रूफ मतलब भूख प्रमाण है। आप ये पर्सन्स एग्जिस्टेंस एक व्यक्ति के अस्तित्व का, लेकिन यह भूख हवस का रूप होने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है। बट व्हेन दिस हंगर टर्न्स इनटू ग्रीड, लेकिन जब ये भूख लालच बन जाए, इट बिकम्स ए काज फॉर कंसर्न, तो चिंता का एक कारण बन जाता है। किसी की बेइंतहा लालच दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है। बेइंतहा मतलब क्या होता है, बहुत अधिक, यानी समवंस इनस्टेबल ग्रीड बिकम्स द काज ऑफ अनदर्स माइजरी। किसी एक का बेइंतहा लालच किसी दूसरे की मुसीबत का कारण बनती है। भूख और भूखमरी असमानता की सूचक है। हंगर एंड स्टारवेशन, हंगर मतलब भूख और स्टारवेशन मतलब भूखमरी, आर इंडिकेटर्स ऑफ इनइक्वालिटी मतलब असमानता की क्या है, सूचक है। अब इसके बाद में बच्चों चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यहाँ से देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। प्रत्येक प्रश्नों का लगभग 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। जिसमें पहला प्रश्न क्या है कि व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ड एज ए रेड ट्रैप, चूहेदानी विक्रेता संसार को एक चूहेदानी के रूप में क्यों विचार करता था, क्यों मानता था। द पेडलर वाज ए वैगाबॉन्ड, चूहेदानी विक्रेता एक घुमक्कड़ था। हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स मेड बाई हिम, जो अपने द्वारा बनाई गई चूहेदानियों को बेचने के लिए चारों ओर जाता था। वन डे एक दिन, एज ही वाज जस्ट थिंकिंग, जब वह केवल सोच रहा था, अबाउट हिज आउन रेड ट्रैप्स, अपने चूहेदानियों के बारे में। एक दिन जब वह अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, तो उसे अचानक एक विचार आया
दैट द वर्ल्ड विद इट्स लैंड, कि पूरा संसार इसकी ज़मीन के साथ, एंड सीज सिटीज़ एंड विलेजेस, मतलब भूमि और समुद्रों के साथ, शहर और गांव के साथ, वाज ए बिग रेड ट्रैप, एक बड़ी सी चूहेदानी थी। क्यों था भैया? फूड, हाँ, फूड, जॉयज एंड शेल्टर, मतलब भोजन, खुशी और आवास, रिचेज सर्व्ड, मतलब धन, ये सभी प्रदान करते हैं, दिए जाते हैं एज बर्ड्स, चारे के रूप में, टू टेम्प्ट पीपुल, लोगों को लालच देने के लिए। जस्ट लाइक ए रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़, ठीक वैसे ही जैसे एक चूहेदानी क्या करता है, पनीर देता है, एक चूहेदानी पनीर देता है, और मीट या मांस का टुकड़ा देता है, टू टेम्प्ट रैट्स, चूहों को फंसाने के लिए। एज सुन एज वन वाज टेम्पटेड टू टच द बैट, ज्यों ही कोई चारे को छूने का लालच करता है, द रेड ट्रैप क्लोज्ड, चूहेदानी बंद हो जाती है, एंड एवरीथिंग केम टू एन एंड, और हर चीज़ का एक अंत आ जाता है। अथवा, अथवा क्या करना है बच्चों? व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट लैंग्वेजेस एंड इट्स इम्पोर्टेंस, एम हैमेल भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहते हैं? एम हैमेल ने कहा दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हैमेल ने कहा कि फ्रांसीसी भाषा विश्व में सभी भाषाओं से सबसे अधिक सुंदर थी। द क्लियरेस्ट, सबसे अधिक स्पष्ट थी। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक तार्किक थी। ही फर्दर सेड, उन्होंने इसके बाद कहा, दैट दे मस्ट गार्ड इट एमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, कि उन्हें इसके अपने बीच में सुरक्षा करनी चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए। बी नंबर क्या कह रहा है? बी नंबर कह रहा है, व्हाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, सीमापुरी में बच्चे नंगे पांव क्यों रहते थे? तो द ऑथर ऑफर्स वेरियस एक्सप्लेनेशंस, लेखक बहुत विभिन्न व्याख्या प्रस्तुत करता है। टू हियर बाई, यहाँ पर द चिल्ड्रन लाइक, उन बच्चों के समान, सिंपली नॉट केयरिंग टू टेक द ट्रबल ऑफ टेकिंग देयर स्लीपर्स डाउन फ्रॉम द शेल्फ, जो अपने चप्पलों को अलमारी से नीचे उतारने का कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। टू वेयर देम, उन्हें पहनने के लिए। नॉट वेयरिंग फुटवेयर इज़ ए ट्रेडिशन, क्या बताता है? कि चप्पलों को ना पहनना एक प्रकार की परंपरा है, एंड सो ऑन, और ऐसे बहुत सारे बहाने बताता है। हाउएवर, बताती है, हाउएवर, जैसा कि सी फील्स, वह महसूस करती है, दैट, कि इट इज़ ए सिंपली एन एक्सक्यूज़, कि ये साधारण रूप से एक बहाना है, टू हाइड ए प्रीपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, एक पूर्ण अवस्था की गरीबी को छुपाने के लिए। एज मैनी फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड टू बाई ए फुटवेयर, क्योंकि बहुत से परिवार एक चप्पल को पहनने के लिए, खरीदने के लिए सक्षम नहीं है, फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए। द रेफरेंस ऑफ चप्पल्स इज सिम्बोलिक ऑफ एनी काइंड ऑफ फुटवेयर, चप्पल का जो यहाँ पर संदर्भ है किसी भी प्रकार के पैरों में पहनने वाली चीज़ों से है, व्हिच द रैग पिकर्स कैन नॉट अफोर्ड, जिसे कूड़ा उठाने वाले बच्चे या कूड़ा उठाने वाले लोग खरीद नहीं सकते हैं। अथवा, मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर दीजिए। व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, चूड़ी निर्माण उद्योग में कौन कौन से हानियां हैं? तो टू वर्क इन द ग्लास फर्नासेस, कांच की भट्ठियों में कार्य करना, विद हाई टेम्परेचर्स, जैसे उच्च तापमान के साथ, इन डिंगी सेल्स, बदबूदार कमरों में, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के, द चिल्ड्रन लॉस्ट द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, बच्चे अपनी आँखों की चमक को खोते जा रहे हैं। आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, कांच उद्योग में कार्य करने का एक क्षति है, एक हानि है। एक बार सभी लोग ज़ोरदार तरीके से इस क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स,
किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आप लगभग 80 शब्दों में दे दीजिए। हाउ डिड डगलस सक्सीड इन ओवरकमिंग हिज फेयर ऑफ वाटर। डगलस अपने पानी के भय को जीतने में सफल कैसे हुए? तो चलिए भैया देखते हैं कैसे सफल हुए थे। डगलस वाज ए पर्सन, डगलस एक व्यक्ति था, हु अनफॉर्चुनेटली फेस्ड एन अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जो कभी भी जो एक अनचाहे अप्रत्याशित स्थिति में दुर्भाग्यवश पड़ जाता है इन हिज चाइल्डहुड डेज, अपने बचपन के दिनों में। टू इंसिडेंट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन की 2 घटनाएं विद द वाटर, पानी के साथ, हुई मेड हिम स्केर्ड, जो उसे कमज़ोर बना देती हैं। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और एक लंबे समय के लिए, ही स्टेड फार फ्राम द वाटर, वह पानी से बहुत दूर रहता है। लेटर, बाद में, बाय द इनर इंस्पायरेशन, अपनी आंतरिक प्रेरणा के द्वारा, एंड अट्रैक्शन टुवार्ड्स वाटर, और पानी की ओर आकर्षण के द्वारा, कंपेल्ड हिम टू गो क्लोज टू द वाटर अगेन, उसे दोबारा पानी के पास जाने के लिए मजबूर कर देती है। एंड और टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर, पानी के अपने भय को जीतने के लिए, ही लर्नड स्विमिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ ए कोच, वह एक निर्देशक के देख रेख में तैराकी सीखता है। बट लेकिन स्टिल ही हैड सम रेसिडियल डाउट्स, उसके पास अभी भी कुछ बचे हुए संदेह थे। एंड फॉर क्लियरिंग दोज रेसिडियल डाउट्स, और उन बचे हुए संदेह को हटाने के लिए, ही वेंट टू मेनी लेक्स, वह कई झीलों में गया। डॉक्स एंड आइसलैंड्स, कई द्वीपों और द्वीप समूहों पर गया। एट डिफरेंट लोकेशंस, विभिन्न स्थानों पर गया। ही स्वयं मील्स ऑफ डिस्टेंस, वो मीलों की दूरी तैरा। क्रॉस्ड होल लेक्स अप एंड डाउन, पूरी झील को तैर करके आया गया। वेंट टू मीडोज, चारागाह में गया। एंड ग्लेशियर्स, और बर्फीले जगहों पर गया। एंड गेन्ड ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और बहुत अधिक आत्मविश्वास को उसने प्राप्त किया। एंड एक्सपीरियंस, और अनुभव को प्राप्त किया। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन ही वॉज इन द मिड ऑफ वाटर, जब वो पानी के बीच में होता था, द ओल्ड टेरर रिटर्न, पुराना भय लौट आता था। बट ही पुट हिज फेस अंडर, लेकिन वह अपने सिर को नीचे, अपने चेहरे को नीचे रखता। एंड लाफ्ड, और हंसता। एंड सेड, और कहता, वेल मिस्टर टेरर, हाँ श्रीमान, अच्छा ठीक है श्रीमान भय महोदय। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? यू कैन डू टू मी, कि आप मुझे डरा सकते हैं? द टेरर फ्लेड, भय भाग जाता था। एंड ही स्वयं ऑन, और वह तैरता रहता था। अब 2 क्वेश्चन होता है, दोनों में से एक करना है, जिसमें बी नंबर क्या कह रहा है? व्हाट मेड द पेडलर अल्टीमेटली चेंज हिज वेज, उस घुमक्कड़ को, उस फेरी वाले को किस चीज़ के कारण वो पूरी तरीके से बदल गया था? The peddler was a man who used to wander here and there, selling rat traps. फेरी वाला एक व्यक्ति था जो चूहेदानियों को बेचते हुए यहाँ वहाँ भटका करता था। He was a vagabond, वह एक घुमक्कड़ था। And having very ill manners, और बहुत बुरी बुरी आदतों को रखे हुए था। For his livelihood, अपनी जीविका के लिए, he used to do petty thievery, वो छोटी मोटी चोरियाँ करता था, टाइम टू टाइम, समय समय पर। Whenever got the chance, जब कभी भी मौका पाता था तो समय समय पर थोड़ी मोड़ी चोरियां कर लेता था। He stole 30 kroner, उसने 30 क्रोनर चुरा लिए। Of the crafter, उस किसान के, who sheltered and honored him, जिसने उसे रहने के लिए स्थान दिया था और उसका सम्मान किया था। Later, बाद में, he was carried to the iron master's house, वह लौह व्यापारी के घर पर ले जाया गया। by एडला, एडला के द्वारा। सी वॉज द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, वह लौह व्यापारी की पुत्री थी। दियर, वहाँ पर। ही वॉज ट्रीटेड वेरी वेल, उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया गया। एंड होमली बाय एडला विलमैनसन, और एडला विलमैनसन के द्वारा उसके साथ घर के जैसा व्यवहार हुआ। ही वॉज ऑफर्ड क्रिसमस फूड, उसे क्रिसमस का भोजन दिया गया। एंड ऑल द ऑफरिंग्स ऑफ द फेस्टिवल, और इस त्यौहार के सभी पुरस्कार दिए गए। ही वॉज गिवन रूम फॉर स्टेइंग, उसे ठहरने के लिए कमरा दिया गया।
ए सूट ऑफ आयरन मास्टर टू वेयर, लौह व्यापारी का एक पोशाक उसे पहनने के लिए दिया गया एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, एक क्रिसमस के उपहार के रूप में। ओवरऑल मतलब अंततः, एक मिनट, ही वॉज ट्रीटेड एज ए फैमिली मेंबर, वह एक परिवार के सदस्य के रूप में व्यवहार किया गया, एंड गिवन द बेस्ट ट्रीटमेंट एज पॉसिबल, और जितना संभव था उतना बेहतर उसके साथ व्यवहार किया गया। ही वॉज ए वांडरर, वह एक घुमक्कड़ था, एंड ये थीफ, और एक चोर था। बट एट आयरन मास्टर्स हाउस, लेकिन लौह व्यापारी के घर पर, ही वॉज ए गेस्ट, वह एक मेहमान था, एंड रिसीव्ड रिस्पेक्ट एंड लव, और उसने क्या किया, सम्मान प्राप्त किया और प्रेम प्राप्त किया, which he had never received anywhere, जिसे उसने कहीं पर कभी नहीं पाया था। सो इसलिए दिस ह्यूमेन एंड फ्रेंडली बिहेवियर, इस मानवीय और मित्रवत व्यवहार के कारण, एंड अनएक्सपेक्टेड ऑनर, और अप्रत्याशित सम्मान के कारण, फाइनली चेंज्ड हिज वे, उसने अपना अंततः तरीका बदल दिया। एक बार सभी लोग बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़ोरदार तरीके से इसे शेयर कर दीजिए। अच्छा लग रहा हो तो एक बार स्माइल वाली इमोजी सभी लोग बना करके भेज दीजिए। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल में बर्लिन के आदेश के कारण क्या क्या परिवर्तन था। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा परिवर्तन था। The order from Berlin brought significant changes to the school that day. उस दिन स्कूल के लिए बर्लिन के आदेश ने बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया था। कौन कौन सा परिवर्तन था? The usual hustle and bustle of school life came to a standstill. मतलब जो प्रतिदिन का अक्सर का शोर शराबा स्कूल के जीवन में होता था वो उस दिन एकदम से शांत था। टीचर एम हैमेल बिकेम मोर सिंपैथेटिक, एम हैमेल अध्यापक और अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो गए, एंड पेशेंट और धैर्यवान हो गए विद हिज स्टूडेंट्स, अपने छात्रों के साथ। व्हाइल द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन द क्लास, जबकि जो छात्र थे वो कक्षा में और अधिक आकर्षक हो गए, ध्यानपूर्ण हो गए, चौकन्नी हो गए। द विलेजर्स मतलब गाँववासी, who occupied usually empty back benches, जो सीटें अक्सर खाली रहती थीं, showed respect and gratitude to एम हैमेल, वह वहाँ पर अपना सम्मान दिखाने के लिए आए हुए थे और एम हैमेल को आभार प्रकट करने के लिए आए थे। रिग्रेटिंग नॉट अटेंडिंग स्कूल मोर ऑफन, इस बात का पछतावा करते हुए कि अब वह इसके बाद स्कूल में नहीं आ पाएंगे। इसके बाद में क्या है बच्चों, अथवा मान लो उसे आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसी पाठ का क्वेश्चन है, व्हाट डिड हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, हैमेल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आशा है आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। एम हैमेल एम्फेसाइज्ड, एम हैमेल ने दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो फ्रेंच भाषा थी वह विश्व की सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक स्पष्ट और सबसे अधिक तार्किक भाषा थी। ही स्ट्रेस्ड इट्स इम्पोर्टेंस एज ए की टू फ्रीडम, उन्होंने इसे एक स्वतंत्रता की चाबी के रूप में इसके महत्व को बताया है। एंड अर्ज्ड हिज स्टूडेंट्स टू गार्ड इट, और अपने छात्रों से इसकी सुरक्षा का निवेदन किया। नेवर फॉरगेटिंग इट, कभी ना भूलने का निवेदन किया। एमिडेस्ट द प्रूसियन ऑक्यूपेशन, जब पर्सिया का उस पर अधिकार हो गया था उसके बीच में। हैमेल हाईलाइटेड, हैमेल ने ये भी दिखाया दैट एज लॉन्ग एज पीपुल हेल्ड ऑन टू दियर लैंग्वेज, कि जब तक लोग अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं, दे हेल्ड द की टू दियर फ्रीडम, वह अपनी स्वतंत्रता की चाबी पर समझ लो पकड़ बनाए हुए हैं। कंपेयरिंग इट टू ए मीन्स ऑफ ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ऑपरेशन, इसे एक मतलब शोषण से स्वतंत्र
होने की तुलना के रूप में करते हुए उन्होंने इसे के लिए कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। नीचे दिए गए किसी भी शब्द का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। जिसमें पहला क्या कह रहा है, ए वाला, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण। गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, एंड व्हाट डिड ही डू देयर, और वहां उन्होंने क्या किया। अब इसका आंसर देखते हैं। तो गांधी जी रीच्ड चंपारण इन 1917। गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे टू एड्रेस द प्लाइट ऑफ इंडिगो फार्मर्स। मतलब जो नील किसानों की स्थिति को संबोधित करने के लिए गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे। ही मेट विथ द लोकल लीडर्स, वो स्थानीय नेताओं से मिले, एंड टूर्ड द विलेजेस गैदरिंग इंफॉर्मेशन, और सूचना इकट्ठा करते हुए गांवों में उन्होंने भ्रमण किया अबाउट द फार्मर्स कंडीशन, किसानों की स्थिति के बारे में। ही देन लेड ए कंपेरिजन टू गैदर एविडेंस, फिर उन्होंने साक्ष्यों को इकट्ठा करने का एक अभियान चलाया, एंड मोबिलाइज द फार्मर्स, और किसानों से संपर्क किया। अल्टीमेटली लीडिंग टू द एबोलिशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम, जो बर्बादीपूर्ण नील रोपण कृषि का एक प्रथा थी, उसको पूरी तरीके से समाप्त करने में उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया। एंड और ए सिग्निफिकेंट विक्टोरी फॉर द चंपारण मूवमेंट, और उन्होंने क्या किया कि चंपारण आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण विजय भी प्राप्त कर ली। मार्किंग ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। अब क्या कह रहा है बच्चों, बी नंबर, मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे आपको करना होगा। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन द स्टोरी द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप कहानी में जो घुमक्कड़ था अर्थात चूहेदानी का विक्रेता था, उसका चरित्र चित्रण आपको करना है। तो चलिए देख लेते हैं भैया। द पेडलर इज ए वांडरिंग सेल्समैन, जो घुमक्कड़ है वह एक घूम टहल करके बेचने वाला सेल्समैन है, विक्रेता है। कनिंग एंड रिसोर्सफुल, मतलब कि चतुर भी है और संसाधन से पूर्ण भी है। यट इम्पोवर्सीड एंड मार्जिनलाइज्ड, फिर भी वह गरीब है और क्या है, बहुत ही दयनीय है। ही सेल्स रैट ट्रैप्स, वह चूहेदानियाँ बेचता है, एंड अदर स्मॉल गुड्स, और अन्य छोटी चीज़ें भी रखता है। बट इज़ आल्सो ए थीफ, लेकिन वह एक चोर भी है। स्टेलिंग फ्राम दोज, उनसे वो चोरी करता है। हु ट्रस्ट हिम, जो उस पर भरोसा करते हैं, उन लोगों से वह धन भी चुराता है। हिज एक्सपीरियंस हैव मेड हिम साइनिकल, व्यूइंग द वर्ड्स एज रेड ट्रैप, उसके जो दृष्टिकोण है, उसके अनुभव हैं, उसने वह संसार को एक चूहेदानी के दृष्टिकोण से देखने के लिए उसे निर्भर बनाता है। यट फिर भी ही रिटेन्स ए डीप सीटेड डिज़ायर फॉर ह्यूमन कनेक्शन, वह मनुष्यों के संपर्क में रहने का एक बहुत ही गहरा इच्छा उसकी होती है, बहुत अधिक गहरी भाव होती है। एंड और काइंडनेस मतलब दयालुता होता है। रिवीलिंग ए कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर, जो उसको एक मिश्रित और बहुउद्देशीय चरित्र का उसके निर्माण कराता है, के रूप में उसे प्रकट करता है। अब इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। एक बार सभी लोग बाबू लाइक कर दीजिए क्लास को, और ज़ोरदार तरीके से इसे आप सभी लोग शेयर भी कर दीजिए। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी आप करते चलिए, लगे हाथ। क्या करना है, क्लास तो पढ़ ही रहे हैं, यकीन मानिए आपको बेहतर से बेहतर मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके भी नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कह रहे हैं परहैप्स यानी शायद, द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड,
जब सब कुछ मृत प्रतीत होने लगता है। शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होने लगता है एंड लेटर प्रूव्स टू बी एलाइव, और बाद में पुनः जीवित सिद्ध हो जाता है। नाउ अब आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप शांत रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। इसके बारे में इन्होंने बताया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन, व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस, पृथ्वी हमें कौन सा पाठ, कौन सा अध्याय पढ़ा सकती है, सिखा सकती है। तो द अर्थ कैन टीच अस द लेसन ऑफ होप एंड रिन्यूअल, पृथ्वी हमें आशा और पुनर्निर्माण के अध्याय को, पाठ को पढ़ा सकती है। दैट इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होने लगता है, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ रिबर्थ एंड रिवाइवल, तो उस समय भी पुनर्जन्म और पुनः जीवन की एक आशा, एक संभावना बनी रहती है। इसके बाद में अगला देखते हैं, बी नंबर क्या कह रहा है। तो बी नंबर कह रहा है, व्हाट रिमेन्स एलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब सब कुछ मृत प्रतीत होने लगता है तो उस समय भी क्या जीवित बचा रहता है। तो लाइफ रिमेन्स एलाइव, जीवन जीवित रहता है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है। एज द अर्थ इज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ, क्योंकि जीवन हमेशा, मतलब पृथ्वी हमेशा जीवन से भरी होती है, एंड विटेलिटी, और महत्व से भरी होती है। इवन इन सीमिंगली बैरन टाइम्स, मतलब सबसे अधिक बंजर समय में भी, मुश्किल समय में भी पृथ्वी ऐसा प्रतीत होती है। सी नंबर क्या पूछ रहा है। तो सी नंबर कह रहा है, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, कवि हमसे क्या करने के लिए कहता है। तो द पोएट आस्क्स अस टू कीप क्वाइट, कवि हमसे शांत रहने के लिए कहता है। एंड इंट्रोस्पेक्ट, और आशावादी बने रहने के लिए कहता है। काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनते हुए। अलाउिंग आवर सेल्व्स ए मोमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड काम, हम सबको गंभीर और शांति के एक क्षण में रहने के लिए कहता है। एंड लेटिंग गो ऑफ फॉर डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज, और जो बर्बादीपूर्ण समय है या अवसर है उनसे हमें 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी भी मतलब नीचे दिए गए कविता में से, नामों में से किसी एक पर आप केंद्रीय भाव उसका लिखिए। तो कीपिंग क्वाइट है बच्चों, ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, और ए रोड साइड स्टैंड है। बार बार कहता हूँ 5 सेंट्रल आइडिया है, कोई भी 3 आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखते हैं इसमें से कि क्या है। इसमें से आप लोगों का जो सेंट्रल आइडिया है, द सेंट्रल आइडिया पाब्लो नेरूडाज पोएम, मतलब पाब्लो नेरूडा की कविता का केंद्रीय भाव कीपिंग क्वाइट, जो क्या है कीपिंग क्वाइट है, इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, ये आत्म दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाव है। साइलेंस मतलब शांति का, एंड स्टिलनेस और गंभीरता का, इन एक पोएटिक वर्ड, एक अद्भुत शोर शराबापूर्ण संसार में। द पोएट एडवोकेट्स फॉर ए मोमेंट टू ऑफ कलेक्टिंग क्वाइट्यूड, कवि एक क्षण के लिए पूरी तरीके से शांति करने का वकालत करता है, अर्थात बात करता है। व्हेयर पीपुल सीज देयर एक्टिविटीज़, जहाँ पर लोग अपने क्रियाकलापों को रोक दें, बंद कर दें। एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस, और अपने कार्यों को प्रभावित कर दें, मतलब परावर्तित कर दें, इमोशंस अपने भावों को, एंड कनेक्शंस और अपने लगावों को पुनः वो परावर्तित कर सकें। द साइलेंस इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, शांति केवल शोर शराबों का बंद हो जाना ही नहीं है या अनुपस्थित होना ही नहीं है, बट ए कैटालिस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बल्कि अपने आप को समझने का एक उत्प्रेरक है। यूनिटी एकता का, एंड हारमोनी और संयम के लिए यह एक उत्प्रेरक है।
नेरूडा emphasizes द नीड टू पॉज। नेरूडा रुकने की आवश्यकता को दृढ़तापूर्वक कहते हैं। इंट्रोस्पेक्ट एंड रिकनेक्ट विद वन सेल्फ एंड नेचर। किसी को भी अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए और प्रकृति से जुड़ने के लिए यह एक उत्प्रेरक के रूप में सजेस्टिंग सुझाव देते हुए दैट सच मोमेंट्स कैन लीड टू पर्सनल एंड ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन, कि इस प्रकार का क्षण व्यक्तिगत और वैश्विक रूपांतरण को आगे बढ़ा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। नीचे दिए गए किसी भी प्रश्न का 40 शब्दों में प्रत्येक का उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न इसमें से क्या कह रहा है, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर रोल इन द स्टोरी द टाइगर किंग। द टाइगर किंग कहानी में इस ज्योतिषी की क्या भूमिका थी। तो द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया, द टाइगर किंग्स डेथ वुड बी काज्ड बाई ए टाइगर। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया कि बाघ राजा की मृत्यु एक बाघ के द्वारा होगी। प्रमोटिंग द किंग टू किल 99 टाइगर्स, जिसने बाघ राजा को यानी राजा को 99 बाघों को मारने के लिए प्रेरणा दे दी। दिस प्रोफेसी सिंबोलाइज्ड द इनविटेबिलिटी ऑफ फेट, ये भविष्यवाणी उसके भाग्य का पूरी तरीके से एक दूसरे से मिला जुला हुआ प्रतीक है। अल्टीमेटली फुलफिल्ड, जो अंततः पूरी होती है। व्हेन द किंग डाइड फ्रॉम ए वुडन टॉय टाइगर, जब राजा एक लकड़ी के बाघ से, खिलौने वाले बाघ से मर जाता है। आयरॉनिकली द 100 टाइगर, जो एक प्रतीकात्मक रूप से 100वां बाघ था। और अथवा में क्या कह रहा है बच्चों, अथवा कह रहा है व्हाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका। सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया। व्हेन ही वाज 22, जब वह 22 साल का था तो उसे अमेरिका क्यों भेजा गया। तो यह सदाओ वाज सेंट टू अमेरिका एट 22, सदाओ को 22 वर्ष की उम्र पर अमेरिका भेजा गया टू स्पेशलाइज इन सर्जरी एंड मेडिसिन, मतलब शल्य चिकित्सा और किसमें, और औषधि में विशेषज्ञता कुशलता प्राप्त करने के लिए भेजा गया। टू ब्रोडन हिज मेडिकल नॉलेज, अपने औषधीय ज्ञान एंड स्किल्स और कुशलता को विस्तृत करने के लिए। एंड टू बिकम ए रिनोन्ड सर्जन, और एक प्रसिद्ध सर्जन बनने के लिए उसे भेजा गया था। फुलफिलिंग हिज फादर्स विशेज, अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हुए। एंड जापान्स नीड फॉर स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशन, और प्रोफेशनल्स, और जापान के एक कुशल औषधीय व्यवसाय की आवश्यकता को देखते हुए उसे इसके लिए भेजा गया था। अब देखते हैं इसमें बी नंबर क्या कह रहा है। बी नंबर कह रहा है हु वाज हना, हना कौन थी, और हाउ डिड हना मीट सदाओ, हना सदाओ को कैसे मिली। तो देखते हैं भैया कि हना कौन थी और वह सदाओ को कैसे मिली। हना वाज डॉक्टर सदाओज वाइफ, हना सदाओ की पत्नी थी। ए जापानी सर्जन, जो एक जापानी शल्य चिकित्सक था। दे मेट इन अमेरिका, वह अमेरिका में मिले व्हाइल स्टडिंग, जब अध्ययन कर रहे थे। इंट्रोड्यूस्ड एट ए प्रोफेसर्स डिनर पार्टी, एक प्रवक्ता के रात्रि भोज की पार्टी में एक दूसरे से वह परिचित हुए। सदाओ परस्यूड हर आफ्टर कन्फर्मिंग, सदाओ से ये पहले कन्फर्म होने अर्थात विश्वस्त होने के बाद उसने उसे मनाया, और ये कन्फर्म हुआ कि हर जापानीज हेरिटेज की, उसकी सांस्कृतिक विरासत जापानी विरासत की थी। ड्यू टू हिज फादर्स ट्रेडिशनल वैल्यूज़, अपने पिताजी के पारंपरिक मूल्यों के कारण उसने ऐसा किया था। अथवा क्या कह रहा है बच्चों, अथवा कह रहा है और में हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई लैम्ब, डेरी लैम्ब से कैसे प्रभावित हुआ। तो डेरी वाज इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्ब्स काइंडनेस, डेरी मिस्टर लैम्ब की दयालुता से प्रभावित था। पॉजिटिव आउटलुक, उनके सकारात्मक पक्ष से प्रभावित था। एंड एक्सेप्टेंस, और स्वीकृति से प्रभावित था। डिस्पाइट हिज आउन फिजिकल इम्पेयरमेंट, अपने खुद के व्यक्ति मतलब शारीरिक
अब परिवर्तन होने के कारण भी। मिस्टर लैम्स वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट, श्रीमान लैम का जो उत्साह के शब्द थे, एंड एम्फेसिस ऑन इनर ब्यूटी, और आंतरिक सुंदरता पर जो दृढ़ता के शब्द थे, रिसोनेटेड विद डेरी, और डेरी के साथ घुल मिल गए। हेल्पिंग हिम कन्फ्रंट हिज इनसिक्योरिटीज, उसकी असुरक्षाओं का उसे सामना करने में उसकी मदद करते हुए, एंड कंसिडर ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, और जीवन के बारे में एक अलग अवधारणा को धारित करते हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। मतलब नीचे दिए गए किसी भी एक प्रश्न का आप 80 शब्दों में उत्तर देते हुए उसका मतलब उत्तर दीजिए। डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। कह रहे हैं कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मतलब जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पाठ के आधार पर अंटार्कटिका का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं भैया। अंटार्कटिका इज ए ब्रीथ टेकिंगली ब्यूटीफुल एंड आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका सांस लेता हुआ यानी जीवित, सुंदर और एकांत महाद्वीप है। करेक्टराइज्ड बाय इट्स एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, जो अपने विस्तृत सफ़ेद भूभाग से बहुत ही अधिक विस्तृत था। अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, मतलब बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से नीला क्षितिज था। एंड स्योरल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट, और जो जब सूर्य दक्षिणी ध्रुव पर होता है तो उसमें पूरी तरीके से गर्मी का प्रकाश, 24 घंटे गर्मी का प्रकाश पाता है। इट इज़ ए प्लेस ऑफ इमेंस साइलेंस, ये एक गहरे शांति का स्थान है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ऑकेशनल एवलेंच, जो आर कैल्विंग आइस शीट्स, जो कभी कभी केवल बर्फ की चद्दरों के सरकने या टूटने से प्रभावित होता है। द कॉन्टिनेंट इज होम टू ए वास्ट एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ, यह महाद्वीप एक विस्तृत जंगली जीवन का क्या है, घर है। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक मिजेज एंड माइट्स, मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले छोटे छोटे कणों से लेकर के टू मैजेस्टिक ब्लू व्हेल्स, विस्तृत नीली व्हेल तक यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और यहाँ के जो बर्फ़ के चट्टान हैं उतने बड़े बड़े हैं जितने कि एक देश हैं। अंटार्कटिका होल्ड्स सीक्रेट्स ऑफ द टू द एर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य के रहस्यों को पकड़े हुए है। विद 90% ऑफ द प्लैनेट्स आइस स्टोर्ड हियर, यहाँ पर पूरे ग्रह का 99% बर्फ यहीं पर संग्रहित है। इट इज़ ए प्लेस, यह एक ऐसा स्थान है वेयर जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड, जहाँ पर भौगोलिक इतिहास फंसा हुआ है। रिवीलिंग क्लूज अबाउट द सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, जो गोंडवाना के एक विस्तृत मतलब उपमहाद्वीप गोंडवाना का रहस्यों को प्रकट करता है। इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन, मतलब कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन और संघनन, सब कुछ यहाँ पर है। द कॉन्टिनेंट्स फ्राइजिल इकोसिस्टम, जो इस महाद्वीप का नाजुक पारितंत्र है। मेक्स इट ए क्रूशियल इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये इसे एक जलवायु परिवर्तन का एक नाजुक संकेतक के रूप में दर्शाता है। सर्विंग एज ए वार्निंग साइन फॉर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का एक बहुत ही चेतावनीपूर्ण प्रतीक के रूप में है। अब देखते हैं बी वाले में, मतलब दोनों में से कोई एक करना है, और ये अब पूरी तरीके से इस सेशन का लास्ट है। कह रहे हैं हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, मतलब मनोचिकित्सक कौन था। व्हाट हैड ही टू से अबाउट द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल यानी तृतीय तल के बारे में उसने क्या कहा था। तो चलिए देखते हैं भैया। द साइकियाट्रिस्ट इन क्वेश्चन
इज डॉक्टर सैम बिनर ए फ्रेंड ऑफ चार्ली। इस प्रश्न में साइकियाट्रिस्ट जो है ये सैम बिनर है, जो कि एक चार्ली का एक मित्र है। द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, अब वो चार्ली कौन है? तो चार्ली प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी यानी इस कहानी का मुख्य पात्र है। द थर्ड लेवल थर्ड लेवल कहानी का, बाय जैक फिनी, जो जैक फिनी के द्वारा लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विनर के अनुसार द थर्ड लेवल इज मेटाफोरिकल स्पेस। थर्ड लेवल एक रूपक स्थान है, या कह सकते हैं कि काल्पनिक स्थान है। वेयर पीपल कैन एस्केप फ्रॉम द प्रेशर ऑफ मॉडर्न लाइफ, जहाँ पर लोग आधुनिक जीवन के दबाव से भाग सकते हैं। ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड, कि ये मन की एक अवस्था है। वेयर इंडिविजुअल्स कैन फाइंड पीस एंड सोलेस, जहाँ पर कोई भी शांति और संयम प्राप्त कर सकता है। रिप्रेजेंटिंग ए लॉन्गिंग फॉर सिंपलर टाइम्स, एक सबसे आसान सा समय व्यतीत करते हुए वहाँ पर उपस्थित हो सकता है। डॉक्टर विनर सुझाव देते हैं दैट चार्लीज एक्सपीरियंस ऑफ द थर्ड लेवल, कि जो चार्ली का तृतीय तल के बारे में अनुभव है, इज ए फॉर्म ऑफ वेकिंग ड्रीम, यह एक जागते हुए स्वप्न का एक स्थान है, रूप है। विश फुलफिलमेंट, जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति है। इंडिकेटिंग चार्लीज अनहैप्पीनेस, जो चार्ली की नाराजगी, नाखुशी को संकेत के रूप में दर्शाता है। विद द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार के साथ। एंड हिज सबकॉन्शियस डिजायर टू एस्केप टू ए मोर पीसफुल पास्ट, और जो उसकी एक अंतःकरण की इच्छा है वह उसे एक अतीत के अच्छे समय में ले जाना चाहता है। इस प्रकार से बच्चों